उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे, पर अपूर्वा के पूरे शरीर पे ना तो कोई चोट होती है और ना ही कोई निशान, क्योंकि अगर ये खून अपूर्वा का नहीं है तो फिर किसका है। हैरानी की बात यह है कि अपूर्वा को कुछ भी याद नहीं था कि कल उस घर में और उसके साथ क्या हुआ। अपूर्वा कुछ समझ नहीं पाती। अगर रात हो रही थी तो अलार्म कैसे बजा, और अगर अलार्म नहीं बजा तो उसकी नींद कैसे खुली। पर फिर जब स्मोक करते करते उसकी नज़र लेफ्ट की तरफ जाती है, अपनी बालकनी के कोने में जाती है, तब उसे दिखती है एक लाश। आज भी वो लाश वहीं रखी हुई होती है, बस फ़र्क ये होता है कि उस लाश पे कपड़ा रखा हुआ होता है, वही कपड़ा, वही चादर जो अपूर्वा ने ही कल उस लाश पे चढ़ाई थी। पर लाश को तो गेस्ट रूम में रख दिया गया था ना, तो ये लाश बालकनी में कैसे आई? उस फ्रिज वाले कार्टन से जिसके अंदर उस आदमी की लाश थी। बार बार ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कार्टन को अंदर से खुरीद रहा हो, अपने नाखूनों से उस कार्टन को जोर जोर से नोच रहा हो। और तभी अपूर्वा की नज़र फिर से रेयर व्यू मिरर पे जाती है और इस बार उसे उस आदमी का चेहरा फिर दिखाई देता है। अब तक जो आदमी पीछे की सीट पे लेटा था, अचानक से वो लेटे लेटे अपूर्वा को घूरने लगता है। ये दिन भी आम दिनों जैसे ही चालू हुआ था। अपूर्वा की नींद उसके अलार्म की वजह से खुली थी। अलार्म काफी देर से बज रहा था। कई बार तो अपूर्वा ने अलार्म को बंद करने की, उसे स्नूज करने की भी कोशिश करी, पर फिर फाइनली अपूर्वा की नींद खुल गई और सबसे पहले उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे। ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ बूंदे हो, उंगलियों से लेके कोहनी तक सिर्फ खून ही खून था। अपूर्वा डर जाती है, तेजी से खड़ी होती है, बेडशीट फेंकती है और अपने शरीर को देखने लग जाती है। वो अपने कपड़े भी उतार लेती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं उसको कपड़ों के नीचे तो चोट नहीं लगी। पर अपूर्वा के पूरे शरीर पे ना तो कोई चोट होती है और ना ही कोई निशान, और यही शायद सबसे डरावनी बात होती है, क्योंकि अगर ये खून अपूर्वा का नहीं है तो फिर किसका है। डरते डरते अपूर्वा अपने रूम से बाहर निकल के लिविंग एरिया में भागने लगती है। वहां जाके वो और ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि लिविंग रूम में सब कुछ बिखरा हुआ था। जमीन पे हर जगह कुछ न कुछ बिखरा हुआ था, कहीं पे कुशन्स और कहीं पे कुछ कागज। वहां पे भी जगह जगह पे खून के धब्बे लगे हुए थे, उस खून के जो अपूर्वा का था ही नहीं। सोफा अपनी जगह से हिला हुआ था और उस लिविंग एरिया में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जो वहां पे अपूर्वा कभी रखती ही नहीं थी। एक ऐसा बुक शेल्फ जो उसके गेस्ट रूम में रखा था, वो भी लिविंग एरिया की जमीन पे गिरा हुआ, टूटा हुआ मिला। भागते भागते जब अपूर्वा लिविंग एरिया से गेस्ट रूम में गई तो उसने देखा कि गेस्ट रूम में भी सेम हाल था। सब कुछ बिखरा हुआ था, सब कुछ टूटा हुआ था, जगह जगह पे खून के निशान थे। हर जगह अपूर्वा के कपड़े भी बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो, शायद किसी चोर ने चोरी की कोशिश करी हो। ये सोच के अपूर्वा भागते हुए अपने मेन डोर की तरफ जाती है, पर मेन डोर तो अंदर से बंद था। सारी खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे, यहाँ तक कि उसकी बालकनी भी अंदर से बंद थी। पर अगर उसकी बालकनी खुली भी होती तो भी शायद कोई काम की नहीं आती, क्योंकि अपूर्वा एक हाई राइज बिल्डिंग में 22nd फ्लोर पे रहती थी। अपूर्वा को डर लगने लगा। उसे लगा कि शायद उसके घर में कोई है। वो भागते भागते अपने पूरे घर को चेक करने लग जाती है, बिस्तरों के नीचे देखने लग जाती है, पर्दों को हटा के देखने लग जाती है, किचन में, शेल्फ में, बाथरूम में, हर जगह किसी इंसान को या किसी को तो ढूंढने लगती है। पर उस पूरे घर में कोई भी नहीं था, बस उसका घर बिखरा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि अपूर्वा को कुछ भी याद नहीं था कि कल उस घर में और उसके साथ क्या हुआ। उसको ये याद था कि वो ऑफिस में थी, ऑफिस में उसकी अपनी दोस्त श्रेया से लड़ाई हुई, वो परेशान हुई और वो घर जल्दी वापस आ गई। पर घर आने के बाद क्या हुआ उसका कोई भी आइडिया अपूर्वा को नहीं था। जब पूरे घर को चेक करने के बाद अपूर्वा को ये तसल्ली हो गई कि घर में कोई नहीं था, तो उसकी नज़र, उसका अटेंशन एक बहुत ही क्रीपी डिटेल पे गया। अभी रात के सिर्फ 3 बज रहे थे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अपूर्वा का तो अलार्म बज रहा था ना। अपूर्वा तो अपने अलार्म की वजह से उठी थी। वो भागते हुए अपने फ़ोन की तरफ जाती है और देखती है कि अलार्म सेट तो है, पर वो कभी बजा ही नहीं, क्योंकि अलार्म सुबह के 7 बजे का लगा हुआ था और अभी तो रात के सिर्फ 3 बज रहे थे। अपूर्वा कुछ समझ नहीं पाती। अगर रात हो रही थी तो अलार्म कैसे बजा, और अगर अलार्म नहीं बजा तो उसकी नींद कैसे खुली।
ये खून किसका है, ये तबाही किसने करी, ये सारे सवाल अपूर्वा के दिमाग में घूम रहे थे। उसका सर दर्द होने लगता है और शायद इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी बालकनी में जाके स्मोक करेगी। ये कोई पहली बार नहीं था जो अपूर्वा स्मोक कर रही थी, ये उसकी रोज की आदत थी। रिलैक्सेशन का तरीका या कोई बुरी आदत, ये तो अपूर्वा ही जानती है। पर जैसे ही उसने बालकनी में कदम रखा, एक बार फिर उसको एक जोर से झटका लगा। पहले तो जब वो बालकनी खोल के बाहर स्टेप आउट करती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। उसे अपनी बालकनी से वही व्यू दिख रहा होता है जो कि काफी खूबसूरत होता है, जिस व्यू को वो हर रोज देखती है, जिस व्यू में उसे सुकून मिलता है। पर फिर जब स्मोक करते करते उसकी नजर लेफ्ट की तरफ जाती है, अपनी बालकनी के कोने में जाती है, तब उसे दिखती है एक लाश। अपूर्वा वो लाश देख के डर जाती है, घबरा के पीछे हो जाती है। उसके मुंह से चीख भी निकलती है, पर ज्यादा जोर से नहीं, हल्के से, जैसे शायद वो डर रही हो कि कोई उसे चीखते हुए ना सुन ले। बहुत देर तक वो वहीं शॉक में खड़ी रहती है, फिर अपनी हिम्मत इकट्ठा करती है और उस लाश के पास चलने लगती है। वो लाश के पास जाके देखती है कि कहीं वो इंसान जिंदा तो नहीं जो अब उसके घर में मरा हुआ पड़ा है। घबराते हुए, डरते हुए अपूर्वा उस लाश के पास जाने लगती है, ये देखने के लिए कि क्या ये इंसान जो अब उसकी बालकनी में मरा हुआ है, क्या उसकी धड़कनें अब भी चल रही है कि नहीं। अपूर्वा को बहुत डर लग रहा होता है, पर ऐसी सिचुएशन में कोई भी क्या ही करता। अपूर्वा उस लाश के सामने जाते हैं, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, फिर भी अपने कांपते हाथों को वो उस आदमी के शरीर पे रखती है, उसके सीने पे रखती है, ये सुनने के लिए कि कहीं उसकी धड़कनें अब भी चल तो नहीं रही। अपूर्वा को दिल के धड़कने की आवाज़ तो आती है, मगर उसके खुद के दिल के धड़कने की आवाज़, क्योंकि वो इतना घबरा गई थी कि इस सन्नाटे में उसे सब सुनाई दे रहा था। फिर भी एक उम्मीद ने अपूर्वा को मजबूर करा थोड़ी देर और आवाज़ सुनने के लिए। वो वहीं बैठी रही लाश के पास, उस इंसान की धड़कते दिल को सुनने के लिए, कि तभी अपूर्वा के घर की बेल बजती है, टिंग टोंग, टिंग टोंग। अपूर्वा डर जाती है, रात के 3 बजे कौन आया होगा, और जो भी आया होगा उसे वो इस लाश के बारे में क्या ही बताएगी, क्या ही समझाएगी। दौड़ते दौड़ते लिविंग एरिया से अपूर्वा एक चादर ले आती है और उस लाश पे उड़ा देती है। बालकनी को बंद करके, अपने सांसों को कंट्रोल करके अपूर्वा गेट की तरफ बढ़ती है। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में अपूर्वा को दिखता है कि बाहर और कोई नहीं बल्कि वरुण खड़ा है, उसका बॉयफ्रेंड। वो जल्दी से गेट खोलती है और वरुण की बाहों में चली जाती है और रोने लगती है, बिलखने लगती है। अपूर्वा की यह हालत देख के वरुण भी कुछ नहीं समझ पाता। 2 मिनट के लिए वो वहीं खड़ा रहता है, अपूर्वा को हक करके उसे कंफर्ट करने लगता है। फिर तभी उसकी नज़र घर पे पड़ती है, वही घर जो तहस नहस हो चुका है, जहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रखी बल्कि ज़मीन पे गिरी हुई, बिखरी हुई है। वरुण अपूर्वा को अपने से दूर करता है, अपने हाथों में लेता है और टेंशन में पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है, क्या कोई चोर आया था, तुम ठीक हो। अपूर्वा वरुण की ये सारे सवाल सुनते और टूट जाती है, जोर जोर से रोने लग जाती है। अपूर्वा वरुण को घर में ले आती है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। वो कुछ देर तक सोचती है और फिर रोते रोते वरुण को सब बता देती है। वो बताती है कि कैसे कल जब वो ऑफिस से आई थी वो परेशान थी, उसने बस ऑफिस में श्रेया यानी अपने दोस्त की एक ड्रिंक पी, जल्दी घर आई और घर आके सो गई। पर जब वो उठी तो उसके हाथों पे खून लगा था, उसका अलार्म बज रहा था मगर रात हो रही थी, और जब उसने घर देखा तो वो परेशान थी, वो कंफ्यूज थी। घबराते घबराते अपूर्वा ने वरुण को वो भी बता दिया जो उसने बालकनी में देखा था। पहले तो वरुण को यकीन नहीं हुआ, पर अपूर्वा को ऐसे घबराया हुआ, ऐसे टेंशन में देख के वरुण उसकी बात पे यकीन कर लेता है। बालकनी में जाके जब वरुण खुद देखता है तो वो लाश वहीं होती है। अब वरुण के आगे एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं है। क्या हो कि अगर एक दिन हम अपने किसी अपने के घर जाएं, अपनी गर्लफ्रेंड, दोस्त, भाई, बहन, और उसके घर में एक लाश हो और उसे मारने वाला कौन है तो पता नहीं, पर उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान मौजूद हो, आपका दोस्त, गर्लफ्रेंड, कोई भी, तो आप क्या करोगे? क्या पुलिस में कंप्लेन कर दोगे या आप उस जुर्म में भागीदार बन जाओगे? वरुण के लिए शायद इसका जवाब बहुत इजी था, क्योंकि उसने 2 मिनट नहीं लगाए और अपूर्वा को संभालने लग गया। वो अपूर्वा से कहने लगा कि देखो, ये आदमी कौन है, कहाँ से आया,
यहाँ पे क्या हुआ न तुम्हें याद है और न ही मुझे पता, पर एक चीज है जो हम दोनों को अब साफ साफ समझ लेनी चाहिए। इस आदमी की शरीर को, लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है। अपूर्वा अभी भी रो रही थी। उसे वरुण की बातें समझ नहीं आ रही थी, पर वो जानती थी कि वरुण जो भी कह रहा है सही कह रहा है। उस लाश को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है और उसकी शुरुआत घर को साफ करने से होनी चाहिए। घर में से वो हर सबूत हटाने से होनी चाहिए जो ये दिखा सके या बता सके कि इस घर में कुछ हुआ था। वरुण अपूर्वा से कहता है कि देखो, तुम बस बालकनी में जाके वो जगह साफ कर दो जहाँ पे खून के धब्बे लगे, जहाँ पे ये लाश पड़ी थी। बाकी पूरा घर मैं अकेले साफ कर दूंगा, तुम बस वो खून के निशान हटाने पे ध्यान दो। अपूर्वा भी वरुण की बात मानती है। पहले तो वरुण और अपूर्वा उस लाश को अंदर ले आते हैं, क्योंकि अपूर्वा और वरुण को ये लगता है कि रात के समय तो किसी ने भी उस लाश को नहीं देखा होगा। 3 बज रहे थे, सब सो रहे थे। वो 22वें माले पे रहती थी। सिर्फ एक ही घर उसकी बालकनी में झांक सकता था, वो उसके पड़ोसी थे। पर रात के 3 बजे वो बाहर क्यों आएंगे? और अगर वो बाहर आए होते या उन्होंने लाश देखी होती तो अब तक तो वो पुलिस को बता चुके होते। पर क्योंकि उन्होंने अब तक ऐसा नहीं करा, ये पुलिस अब तक घर नहीं आई, यानी उस लाश को किसी ने नहीं देखा और उस लाश को घर के अंदर लाना जरूरी था। अपूर्वा और वरुण उस लाश को दोनों सिरों से पकड़ लेते हैं और उसे घर के अंदर, अपूर्वा ने उस आदमी के पैर पकड़ रखे थे और वरुण ने उसके कंधे से उसे उठा रखा था। वो दोनों अब लाश को बालकनी से अंदर ला रहे थे। जैसे उन दोनों ने डिसाइड करा था, अपूर्वा बाहर बालकनी पे खून के लगे धब्बों को साफ करने लग गई और वरुण घर को समेटने लग गया। कुछ घंटों के अंदर रोशनी आने लग गई। सुबह हो चुकी थी और सफाई पूरी हो चुकी थी। बालकनी में जाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पे एक लाश पड़ी थी कुछ घंटों पहले, और पूरा घर भी अब पूरी तरीके से सेट हो चुका था, सिमट चुका था। अब बस एक ही चीज थी जो उन दोनों को करनी थी, उस लाश को ठिकाने लगाना। अपूर्वा और वरुण समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इस लाश को अब इस घर से लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे तो कैमरास लगे थे, चाहे वो स्टेयरकेस हो, लिफ्ट हो या कि कॉरिडोर्स भी क्यों ना हो। हर जगह पे उस बिल्डिंग में कैमरास थे और वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए थे। पर अब उन्हें अपना ये किया गया क्राइम छुपाना था। पर कैसे? घंटों तक वो इस बारे में सोचते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता। फिर अपूर्वा बताती है कि उसका आज ऑफिस जाना जरूरी है। वरुण उससे पूछता है क्यों, तो वो बताती है कि कल उसकी ऑफिस में अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया के साथ लड़ाई हुई थी। वरुण उससे कई देर तक ये भी पूछता है कि लड़ाई किस बारे में थी, पर अपूर्वा उसे ये नहीं बताती। बस ये कहती है कि अगर आज वो ऑफिस नहीं गई तो श्रेया घर आ जाएगी, और अगर श्रेया घर आई तो उसे भी इस लाश के बारे में पता चल जाएगा। अपूर्वा की ऐसी बात सुन के वरुण उसे ऑफिस जाने देता है। अपूर्वा तैयार होती है, कपड़े बदलती है और ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। ऑफिस जाके वैसा ही होता है जैसे अपूर्वा को पहले से पता था। अपूर्वा को ऑफिस आते देख श्रेया अपूर्वा की तरफ बढ़ने लगती है और उससे चिल्लाने लगती है, उससे लड़ने लगती है। वो कहती है कि अपूर्वा, मैं तुम्हारी बचपन से दोस्त हूँ, मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ। पहले हम सेम स्कूल में थे, फिर सेम कॉलेज में गए और अब तो हम सेम ऑफिस में भी काम करते हैं। तुमने अपनी इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के मेरे इस ऑफिस में इसलिए नौकरी ली कि तुम मेरे पास रह सको। तुम्हारा और कोई नहीं है मेरे सिवा, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें छोड़ चुके हैं, दोस्त तुम्हारे कोई है नहीं और मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है जिससे तुम शादी करने वाली हो। अपूर्वा श्रेया की बात सुनती रहती है, सुनती रहती है, सुनती रहती है, कुछ बोलती ही नहीं। श्रेया उसे और खड़ी खोटी सुनाने लगती है कि जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम्हें कैसे कोई बताएगा कि वो आदमी, वो लड़का जिससे तुम शादी करने वाली हो, क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा है भी कि नहीं। मैंने उसकी इतनी बातें सुनी है, उसका नाम भी सुना है, पर कभी उसे देखा नहीं है। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब पता है, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे बारे में, पर उसके बारे में क्यों नहीं पता। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो पर मुझे क्यों नहीं बताना चाहती। अगर वो गलत निकला तो, अगर उसने तुम्हारा फायदा उठाया तो। हार के अपूर्वा श्रेया को बता देती है कि आज तक उसने वरुण को क्यों श्रेया से नहीं मिलवाया। वो बताती है कि बचपन में ही वरुण के चेहरे पे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और उसके चेहरे पे आज तक बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े घाव और निशान है, ऐसे निशान जो उसको कॉन्शियस करते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो कोई फोटोज क्लिक करवाता है, ना ही वो सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है और ना ही वो किसी से मिलना पसंद करता है। अपूर्वा श्रेया को बताती है कि वो निशान उसके स्कैल्प से चालू होते हैं और उसकी गर्दन तक जाते हैं और इसीलिए ही वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता।
श्रेया कुछ देर के लिए ये बात समझती है, पर फिर वो कहती है कि जिस दिन वो दोनों शादी करेंगे, जब अपूर्वा और वरुण मंडप पे होंगे, तब वो कैसे अपना चेहरा छुपाएगा, तब वो क्या करेगा। हंस के अपूर्वा कहती है कि अरे तब तो उसने सेहरा पहना होगा ना। श्रेया अपूर्वा की बात नहीं समझ पाती और इससे पहले कि वो कोई और सवाल पूछ पाए, अपूर्वा टॉपिक बदल देती है। वो पूछती है कि कल जो श्रेया ड्रिंक लाई थी, क्या उसके अंदर कोई नशे की चीज थी, क्या उसके अंदर शराब थी, क्योंकि उसे पीने के बाद जब अपूर्वा घर गई तो उसे कुछ याद ही नहीं, वो कब सो गई, उसने कब कपड़े बदले। अपूर्वा का ये सवाल सुन के श्रेया और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम पागल हो क्या, उसके अंदर पीच आइस थी, उसे पी के कोई नशे में कैसे आ सकता है। अब श्रेया की ये बात सुन के अपूर्वा और अचंभे में चली जाती है कि अगर उसने कल पीच आइस टी पी थी, अगर उसमें कोई भी नशे की चीज नहीं थी, तो अपूर्वा को कुछ याद क्यों नहीं है, वो आदमी कौन था, वो उसके घर कैसे आया। फिर से अपूर्वा का सर दर्द होने लग जाता है। वो पूरा दिन श्रेया को अवॉइड करती है और अपने काम में लग जाती है और जल्द से जल्द अपने घर चली जाती है। अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद जैसे ही अपूर्वा अपने घर पहुंचती है, एक बार फिर एक नया शौक उसका इंतजार कर रहा होता है। घर के अंदर कदम रखते ही वो घर की हालत देखती है। घर की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कल थी। सब कुछ बिखरा हुआ था। लिविंग एरिया के अंदर गेस्ट रूम की चीजें थी, गेस्ट रूम का सामान नीचे जमीन पे गिरा हुआ था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा था। वो एकदम घबरा जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि कल ही तो वरुण ने ये सब साफ करा था, तो आज घर फिर से इतना गंदा कैसे हुआ, क्या आज भी कुछ हुआ था क्या। वो चिल्लाने लगती है वरुण वरुण वरुण। इतने में ही वरुण कमरे से बाहर निकल के आता है, भागते हुए अपूर्वा की तरफ आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। इतने में ही अपूर्वा घर की तरफ पॉइंट करके बोलती है ये क्या है, घर पे सब बिखरा हुआ क्यों है, तुमने कल ही तो साफ करा था, कल ही तो हम दोनों ने सफाई करी थी, और वो लाश वो कहाँ है। वरुण अपूर्वा को बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है। वो कहते हैं लाश तो वहीं पड़ी है जहां हमने उसे गेस्ट रूम में रखा था, मगर घर तो हमने कल साफ ही नहीं करा, तुमने बस बालकनी का वो एरिया साफ करा था, घर तो ऐसा ही था। अब अपूर्वा को कुछ भी समझ नहीं आता, वो और कंफ्यूज हो जाती है। इतने में ही उनको बालकनी से एक आवाज आती है, ठक ठक। वो दोनों घबरा जाते हैं। बालकनी में खटखटा कौन सकता है। जैसे मैंने बताया वो तो 22nd फ्लोर पे रहते थे, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पड़ोसी आया होगा, उसने बालकनी पे गेट पे बजा दिया होगा। और कोई जानवर, कोई कबूतर ठक ठक थोड़ी करता है, तो फिर बालकनी में कौन है। वो डरते डरते हाथ पकड़ के धीरे धीरे दोनों बालकनी की तरफ जाने लगते हैं। वो बालकनी के पास खड़े हो जाते हैं। पर्दा लगा हुआ होता है, सामने कुछ नहीं दिख रहा होता, और फिर से आवाज आती है ठक ठक। दोनों के पसीने निकलना चालू हो गए थे, पर कोई और चारा नहीं था, उन्हें पर्दा हटा के देखना ही पड़ता कि ये आवाज कौन कर रहा था। वो दोनों पर्दा हटाते हैं और सामने कुछ भी नहीं होता, बालकनी खाली होती है। हर बार की तरह अपूर्वा का सर दर्द हो रहा होता है और वो कहती है कि उसको स्मोक करने की जरूरत है। वरुण और अपूर्वा स्मोक करने के लिए बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही उन दोनों को एक और बार एक गहरा झटका लगता है। उसी जगह पे जहाँ पे कल अपूर्वा को वो लाश दिखी थी, आज भी वो लाश वहीं रखी हुई होती है। बस फर्क ये होता है कि उस लाश पे कपड़ा रखा हुआ होता है, वही कपड़ा, वही चादर जो अपूर्वा ने ही कल उस लाश पे चढ़ाई थी। पर लाश को तो गेस्ट रूम में रख दिया गया था ना, तो ये लाश बालकनी में कैसे आई। वो दोनों घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। वो दोनों सकपका गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये लाश यहाँ कैसे आई। पर अब उनके पास और कोई चारा नहीं था उस लाश को वापस अंदर ले जाने के सिवाय। पर अभी भी वक्त इतना गुजरा नहीं था कि दुनिया के सारे लोग सो गए हों। उन्हें रात होने का इंतजार करना पड़ा। रात होने तक वो दोनों बालकनी को ही घूरते रहे, वहीं कोने में बैठे रहे, उस लाश को टक टक करके घूरते रहे। उन्हें डर था कि ये लाश फिर से अपने आप से खड़ी तो नहीं हो जाएगी, कहीं चलने तो नहीं लगेगी, कहीं खुद के पैरों पे खड़ी होके वापस कमरे में तो नहीं चली जाएगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रात हो जाती है। अपूर्वा को समझ आ जाता है कि अब तक तो सारे पड़ोसी सो गए होंगे। वो दोनों एक बार फिर उस लाश को पकड़ते हैं और उसे गेस्ट रूम में ले आते हैं। अब उस लाश को इस घर से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर एक मरा हुआ इंसान अपने आप किसी के बिना हिलाए अपनी जगह बदल सकता है तो कुछ तो गड़बड़ है। वरुण और अपूर्वा एक बार फिर वही काम करने लगते हैं जो उन्होंने कल करा था। घर को समेटना, लाश को ठिकाने लगाने का प्लान सोचना और लाश को कमरे में ले जाना। पर आज कुछ अलग था। जैसे जैसे वो घर को समेट रहे थे, कुछ अजीब हो रहा था।
वो जितनी बार किताबें उठा के उसे बुक शेल्फ पे रखते, उतनी ही बार किताबें अजीब अजीब तरीके से खुद नीचे गिरने लगती। वो जैसे ही किचन में जाके बर्तनों को रखते, वैसे ही एक नया बर्तन अपने आप शेल्फ से नीचे गिर जाता। वो जैसे ही एक कमरे को बंद करके आगे बढ़ते, वैसे ही एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा बिना हवा, बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप खुल जाता। वही गेस्ट रूम जहाँ पे वो लाश रखी थी, वहाँ से पैरों के चलने के आवाज़ें आने लगी। ऐसी आवाज़ें जैसे कोई उस कमरे में धीरे धीरे करके चल रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। वो दोनों तो इतना डर गए थे कि उन्होंने गेस्ट रूम को बाहर से कुंडी लगा दी। उस लाश के अपने आप चलने से, उठने से वो इतना घबरा गए थे कि उन्होंने एक लाश को रस्सी से बांध दिया, इस डर में कि वो अपने आप खड़ी ना हो जाए। पूरी रात ना तो अपूर्वा सो पाई और ना ही वरुण। वो दोनों यही सोचते रहे कि अब इस बिल्डिंग से इस लाश को कैसे निकाला जाए। वरुण के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये था कि वो दोनों उस लाश को टावर ऑफ साइलेंस में जाके फेंक देंगे। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक बड़े से लैंड पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस सर्कुलर स्ट्रक्चर में अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे ही कोई मरता है, वहाँ पे उसकी फैमिली उन्हें उस सर्कल के अंदर लेके रख देती है। जो ऊपर के सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे बॉडी को तब रखा जाता है जब वो अपने नेचुरल फॉर्म में होती है, जब वो डीकम्पोज नहीं हुई होती, कि वल्चर्स यानी कि गिद्ध आसानी से आके उन्हें खा सके। और जब सिर्फ हड्डियां बचती है तो उन हड्डियों को उस सर्कुलर शेप के पिट में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे हड्डियां अपने नेचुरल तरीके में धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगती है। पारसी कल्चर में इसे काफी अच्छा और इको फ्रेंडली तरीका माना जाता है, जहाँ पे आप नेचर को हार्म भी नहीं कर रहे और आप अपनी फैमिली मेंबर्स को वापस से नेचर में भेज रहे हो। टावर ऑफ साइलेंस और ये तरीका डेड्स को डीकम्पोज करने का आजकल बहुत कम हो चुका है, मगर फिर भी इंडिया में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पे आज भी आपको टावर ऑफ साइलेंस जरूर मिलेगा और लोग इन जगहों को यूज भी करते हैं। वरुण को याद आता है कि एक बार उसने टावर ऑफ साइलेंस के बारे में पढ़ा था और उसे ये भी याद आता है कि जहाँ वो रहते हैं उससे कुछ घंटों दूर एक और जगह है जहाँ पे एक ऐसा टावर ऑफ साइलेंस बनाया गया है जो पहले यूज होता था और अब काफी कम लोग उसके बारे में जानते हैं और वो मोस्टली अबैंडन हो चुका है। वरुण के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो भी इस लाश को वहां जाके रख आएंगे तो कोई भी उन्हें क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो कई बॉडीज वहां पे रखी हुई होती है और वहां पे सिर्फ पारसी लोग जाते हैं और सब जानते भी हैं कि अगर कोई इस जगह को जानता है यानी वो भी कम्युनिटी का हिस्सा होगा, यानी वो भी इसी बिलीफ का होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाली जगह तो काफी सालों से अबैंडन भी थी, यानी कि यहाँ पे इस जगह को यूज करने वाले तो बहुत कम लोग होंगे, पर लाशें तो अभी भी वहां पे होगी। तो अगर ये एक और लाश वहां रखेंगे तो ना ही तो इन्हें कोई पकड़ पाएगा और ना ही इन पे शक जाएगा और कुछ सालों के अंदर वो बॉडी अपने आप नेचुरली डीकम्पोज हो जाएगी। वरुण अपूर्वा को समझाने लगता है कि अगर वो इस लाश को काटने की कोशिश करेंगे तब भी हो सकता है कि वो ये ना कर पाए, क्योंकि ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। अगर ये किसी जगह दफनाने की कोशिश करेंगे तब भी हो सकता है कि ये लोग पकड़े जाए। अगर ये कहीं जाके उसे किसी नदी में फेंकने की कोशिश करेंगे तब भी हो सकता है कि लाश अपने आप ऊपर आ जाए और कोई पहचान ले, कोई इन्हें पकड़ ले। सबसे बेस्ट तरीका यही था और अपूर्वा भी वरुण की बातों में आ जाती है। पर अभी भी एक सवाल होता है उनके मन में, इस लाश को आप वहां तक लेके कैसे जाओगे? अब वरुण और अपूर्वा तरीके सोचने लग जाते हैं। अगर ये इसे किसी बैग में डालने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो आदमी था अपेरेंटली अच्छा खासा लंबा और हट्टा कट्टा था। अगर ये इसे अभी काटने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जो इन दोनों की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अंदर से बुरे लोग थोड़ी थे, ये अंदर से हैवान थोड़ी थे जो किसी इंसान को काट सके। तब अपूर्वा के दिमाग में एक आइडिया आता है। कुछ महीनों पहले अपूर्वा ने एक फ्रिज लिया था जो एक डबल डोर फ्रिज था और काफी बड़ा था। उसका कार्टन अभी भी अपूर्वा ने फेंका नहीं था। वो सोचती है कि अगर उसी कार्टन के अंदर, उसी बक्से के अंदर इस बॉडी को डाल दिया जाए और उसके ऊपर कपड़े और बाकी चीज़ों को भर दिया जाए और अच्छे से पैक कर दिया जाए और बाकी कुछ बक्सों को तैयार कर दिया जाए और मूवर्स और पैकर्स को बुला दिया जाए और उनकी मदद से ये सारा सामान वरुण के घर पे शिफ्ट करवा दिया जाए, तो शायद कोई उन पे शक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बहुत ईजी प्रोसेस है ना।
मूवर्स और पैकर्स तो ऐसी सोसाइटीज में आते ही हैं, लोगों की मदद करते ही हैं और कोई भी सामान खोल के तो नहीं देखता कि अंदर क्या रखा है। अपूर्वा और वरुण को ये प्लान भी बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों तुरंत ही अगले दिन अपूर्वा की छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं और अपने घर में कुछ कपड़े और ये सारी चीजें पैक करने लगते हैं। वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस बॉडी को उठाते हैं और उस कार्टन के अंदर भर देते हैं और क्योंकि अब बॉडी स्टिफ हो चुकी थी तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है। अपूर्वा और वरुण को एक ये भी कंसर्न था कि कहीं जो पैकर्स और मूवर्स है कहीं वो बॉडी की स्मेल से वॉर्न तो नहीं हो जाएंगे, कहीं उन्हें स्मेल तो नहीं आ जाएगी। इसका भी सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारी परफ्यूम्स की बॉटल को उस बॉडी के ऊपर तोड़ दिया और फिनाइल और ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ों के इस्तेमाल से, केमिकल्स के इस्तेमाल से उस बॉडी से आ रही थोड़ी बहुत बदबू को भी हटा दिया। अब अपूर्वा और वरुण का प्लान एकदम ट्रैक पे था। उन दोनों ने मूवर्स और पैकर्स को बुला लिया था, बॉडी को ठिकाने लगा दिया था और अब मूवर्स और पैकर्स को बस वो कार्टन उठा के अपने टेम्पो में भर के वरुण के घर ले जाना था। वरुण मूवर्स और पैकर्स के साथ उनके टेम्पो में और अपूर्वा उनके पीछे गाड़ी में आ रही थी। जैसे ही मूवर्स और पैकर्स वरुण के घर के बाहर पहुंचे वैसे ही वो अपूर्वा से सवाल करने लग गए। वो पूछने लगे, क्या ये सही पता है? ये घर तो थोड़ा पुराना सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कई सालों से बंद हो। अपूर्वा वरुण की तरफ देखने लगती है और अचानक से ही उन लोगों पे चिल्ला पड़ती है, ये घर अच्छा हो, बुरा हो, टूटा हो, तुम्हें क्या, अपना काम करो और चलते बनो। अपूर्वा का ऐसा बिहेवियर देख के उन लोगों को भी अजीब लगता है, पर अब वो क्या करते? उनका काम तो बस सामान को डिलीवर करना था, जो वो कर चुके थे। उन्होंने वो सारा सामान और वो फ्रिज वाला कार्टन भी वरुण के घर के बाहर रख दिया। उन लोगों के जाते ही अपूर्वा ने और वरुण ने वो सारा सामान धीरे धीरे करके घर के अंदर डालना चालू कर दिया। पर एक चीज थी जो अभी बहुत ज्यादा अजीब हो रही थी। उस फ्रिज वाले कार्टन से, जिसके अंदर उस आदमी की लाश थी, बार बार ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई कार्टन को अंदर से खुरीद रहा हो, अपने नाखूनों से उस कार्टन को जोर जोर से नोच रहा हो। अपूर्वा और वरुण एक दूसरे को घूरने लगते हैं। ये पहली बार नहीं था कि उन्हें उस लाश के आसपास से कोई अजीब आवाज आ रही हो या उन्हें डर लग रहा हो। वो जानते थे कि कुछ अजीब होना चालू हो गया है, पर अब उनके पास कोई और तरीका नहीं था और सबसे पहले उनको उस लाश को ठिकाने लगाना था। रात होते ही अपूर्वा और वरुण गाड़ी में लाश को लिटा देते हैं और अपनी ड्राइव चालू कर देते हैं। अपूर्वा गाड़ी चला रही होती है, वरुण साइड में बैठा होता है और पीछे वो लाश लेटी पड़ी हुई होती है। गाड़ी चलाते चलाते बार बार अपूर्वा की नज़र रेयर व्यू मिरर पे जा रही थी। वो बार बार देखना चाह रही थी कहीं वो लाश हिली तो नहीं। वो बहुत डर रही थी। बार बार उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रही हो, जैसे उसके पैर हिल रहे हो, जैसे वो लाश फिर से खड़ी होकर कहीं जाने की कोशिश कर रही हो। वरुण उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि लाश अपने आप हिलती नहीं, मुर्दे बोलते नहीं, ये सब उसका दिमाग है जो गिल्ट की वजह से उसको ये सब चीजें सुनवा रहा है और दिखा रहा है। वरुण और अपूर्वा आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसी दिन पे वापस चले जाते हैं जिस दिन ये सब हुआ था। वरुण अपूर्वा से सवाल पूछने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आदमी आ गया और तुम्हें याद ही नहीं कहाँ से आया। तभी अपूर्वा को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसको याद आने लगता है कि वो आदमी घर पे आया था, अपूर्वा ने उसे काउच पे भी बिठाया था। वो आदमी अपूर्वा के वॉशरूम में भी गया था और उसके बाद अपूर्वा ने उसे गेस्ट रूम दिखाया था, जहाँ पे वो अपूर्वा की किताबों को देख के अपूर्वा को प्रेज कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। पर फिर क्या हुआ? अपूर्वा की आंखों के सामने उस आदमी का हंसता हुआ, बात करता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था और तभी अपूर्वा की नज़र फिर से रेयर व्यू मिरर पे जाती है और इस बार उसे उस आदमी का चेहरा फिर दिखाई देता है। अब तक जो आदमी पीछे की सीट पे लेटा था, अचानक से वो लेटे लेटे अपूर्वा को घूरने लगता है। अपूर्वा डर जाती है। उसे लगता है कि लाश ने अपना सिर अपने आप से कैसे हिलाया। वो उसका हाथ स्टीयरिंग पे हिलने लगता है, उसका बैलेंस खोता है, आगे गड्ढा आ जाता है और अपूर्वा की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गाड़ी थोड़ी दूर तक आगे चलती है और उन्हें समझ आ जाता है कि टायर बहुत बुरी तरीके से फट चुका है। अपूर्वा और वरुण गाड़ी से निकलते हैं और गाड़ी के टायर को चेंज करने के लिए पीछे की साइड जाते हैं, पर वहां जाते ही उन दोनों को दिखता है कि टायर तो फटा ही नहीं था, टायर तो बिल्कुल ठीक है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो गाड़ी गड्ढे में आई थी, अभी तो उन्हें टायर फटने की आवाज आई थी।
गाड़ी इतनी बुरी तरीके से हिल रही थी, टायर का बैलेंस खराब हो चुका था, तो टायर फटा कैसे नहीं। अपूर्वा और वरुण डरते डरते एक दूसरे को देखते हैं और भागते हुए गाड़ी में अपनी अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठती है अपूर्वा जोर से चीखने लगती है। वो चीखती है, वरुण पूछते क्या हुआ। डरते डरते अपूर्वा पीछे की तरफ उंगली करती है। उसकी नजर अब भी सामने होती है। वरुण पीछे मुड़ के देखता है, वो आदमी की लाश जो अब तक सीट पे लेटी हुई थी, अब वो सीट पे बैठी हुई थी। उस लाश की आंखें बंद थी, मगर उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। अपूर्वा गाड़ी से निकलती है, रोने लगती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, प्लीज प्लीज हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। वरुण से बोलते तुम पागल हो, अगर तुम एक लाश को अपनी गाड़ी में छोड़ दोगी, ये गाड़ी तुम्हारे नाम है, तुम फंस जाओगी, तुम्हें कोई पकड़ लेगा, तुम पूरी जिंदगी पुलिस थाने में बिताओगी। अपूर्वा रोने लगती है और वरुण उसे संभालने लगता है। वो कहता है देखो, आज तक हमने बहुत चीजें एक साथ झेली है, ये कुछ नहीं है, तुम बहुत आसानी से बच जाओगी, वहां पे कोई इसे नहीं पहचान पाएगा, अब चलो, हम ज्यादा दूर नहीं है और गाड़ी का टायर भी ठीक है, दिक्कत क्या है, बैठो गाड़ी में, चलाओ गाड़ी को। वरुण की ये बातें सुन के अपूर्वा गाड़ी में बैठ जाती है और फिर से गाड़ी को ड्राइव करने लगती है, पर इस बार इतना ध्यान उसका आगे नहीं होता जितना ध्यान उसका उसकी ही गाड़ी की बैक सीट पे होता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो लाश फिर से न हिल जाए। 2 घंटे बाद अपूर्वा और वरुण टावर ऑफ साइलेंस पे पहुंच जाते हैं। काफी रात हो चुकी होती है, उन्हें उम्मीद होती है, उन्हें यकीन होता है कि वहाँ कोई नहीं होगा, पर फिर भी जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहले ही 3 लोग मौजूद होते हैं। उनमें से 2 तो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, अपने घर को वापस जा रहे होंगे, पर एक आदमी था बहुत ही बुजुर्ग, देखने में बहुत कमजोर लग रहा था, वो वहीं पे रुक गया। अब उसने भी अपूर्वा की गाड़ी देख ली थी, तो अगर अपूर्वा मुड़ के जाती या वहां से वापस चली जाती तो उस आदमी को पता चल जाता कि शायद ये यहाँ कुछ गलत करने आई थी। यह क्रीपी तो लगता ही, अजीब तो लगता ही। इसलिए वरुण अपूर्वा को कहता है कि अब देखो, तुम मुड़ो मत, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, उस आदमी से बातें करो, उसे भटकाओ, जैसे ही वो जाएगा हम अपना काम कर देंगे। वरुण की बात सुन के और बाकी दोनों आदमियों को गाड़ी में बैठ के जाते हुए देख के अपूर्वा गाड़ी से उतरती है और टावर ऑफ साइलेंस के अंदर चली जाती है। उसी सर्कुलर पिट से कुछ दूर वो आदमी बैठा होता है। अपूर्वा भी उस आदमी के बगल में जाती है और खड़ी हो जाती है। वो सर्कुलर पिट को घूरने लग जाती है, देखती रहती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी अपूर्वा से पूछता है, बेटी यहाँ क्या करने आई हो? तब डरते हुए सहमी आवाज में अपूर्वा उस आदमी की तरफ मुड़ती है और कहती है, जब भी मुझे मेरे पापा की याद आती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। बुजुर्ग आदमी अपूर्वा से पूछने लगता है, पापा की याद? तो तुम यहाँ क्यों आती हो? अपूर्वा कहती है, आप ये छोड़ो, पहले बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? बातों बातों में वो अपूर्वा को बताता है कि कई सालों पहले वो अपनी बेटी को यहीं लेके आया था। उसके बाद वो यहाँ पे आता रहता है, लोगों की मदद करता है। उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं और वो जानता है कि कई लोग यहाँ पे पहली बार आते हैं, इसलिए वो लोगों को गाइड करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए यहाँ हर रोज आता है। बहुत देर बात करने के बाद और उस बुजुर्ग आदमी के बार बार सवाल पूछने के बाद आखिरकार अपूर्वा उस आदमी के सवालों के जवाब देने लगती है। वो आदमी पूछता है कि तुमने कहा था तुम अपने पापा को याद करती हो तो यहाँ आती हो, ऐसा क्यों? अपूर्वा उस बूढ़े आदमी को बताती है कि कई सालों पहले जब उसके पापा मर गए थे तब वो उन्हें यहीं लाई थी, यहीं छोड़ के चली गई थी। वो आदमी अपूर्वा से उसका रिलीजियस बैकग्राउंड पूछने लगता है। जब उस आदमी को, उस बुजुर्ग आदमी को ये पता चलता है कि अपूर्वा तो पारसी है ही नहीं, तो वो उससे पूछता है कि तुम अपने पिता को यहाँ क्यों लाई? तब अपूर्वा उसे कुछ ऐसा बताती है जो उस आदमी के रोंगटे खड़े कर देता है। अपूर्वा बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब से ही उसके पिता उसके साथ गलत किया करते थे। जब घर में सब सो जाते थे तो अपूर्वा के पिता सबसे छुप के अपूर्वा के कमरे में आते थे, उसको गलत तरीके से छूते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। और जब वो ये सब कर रहे होते थे तो वो बेचारी सिर्फ एक लाश की तरह वहां पड़ी हुई होती थी। ना तो वो अपने आप को बचा पाती थी, ना ही लड़ पाती थी। बहुत सालों बाद जब उसने हिम्मत करके अपनी माँ को ये सब बताया तो उसकी माँ भी उस पर भड़क गई, कहने लगी कि वो अपने पिता पे इल्जाम डाल रही है, झूठ बोल रही है। एक रात तो उसने अपने पिता को हटाने के लिए, उनको चोट पहुंचाने के लिए एक चाकू से अपने पिता पे हमला भी कर दिया। उसके पिता बहुत बुरी तरीके से घायल भी हुए, उनको बहुत ज्यादा निशान भी पड़े। गुस्से में आके अपूर्वा के माँ बाप ने उसी रात को अपूर्वा को घर से निकाल दिया और तब से
वो बेचारी अकेले रहती है, अकेले जीती है। बहुत मुश्किल से उसने अपने दिन गुजारे हैं और इसलिए ही वो अपने पिता से बदला लेना चाहती थी। जब उसकी माँ मरी तब तो उसके पिता और भाई वहाँ थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। माँ के मरने के बाद भाई भाग गया और जब पिता मरा तो पड़ोसियों ने अपूर्वा को बुलाया। जब अपूर्वा को ये जिम्मेदारी मिली कि उसे अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाना है, कुछ करना है उसके साथ, तो वो अपने पिता से बदला लेना चाहती थी। जैसे अपने बचपन में वो अपने बिस्तर पर लाश की तरह लेटी रहती थी ना, वो अपने पिता को वही दुख देना चाहती थी। इसलिए वो अपने पिता को यहाँ लाई। इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी के बिलीफ का मजाक उड़ाना चाहती थी या उन्हें ठेस पहुंचाना चाहती थी, पर इसलिए क्योंकि वो अपने पिता को एक लाश की तरह लेटे हुए देखना चाहती थी। जब गिद्ध उस लाश को खा रहे हों और ताड़ ताड़ कर रहे हों, तब वो ये देख के ये सोच के सुकून पाती थी कि एक वक्त ऐसा भी था जब उसका पिता गिद्ध की तरह उसके शरीर पे चढ़ा रहता था और वो एक लाश की तरह कुछ नहीं कर पाती थी। और अब उसको ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि उसके पिता को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, शायद जिंदगी में नहीं पर मौत में ही सही। बूढ़ा आदमी अपूर्वा की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगता है। वो अपूर्वा के सर पे हल्के से हाथ रखता है और कहता है, बेटा तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, फिर तू यहाँ आज भी उन्हें देखने क्यों आती है? तब अपूर्वा कहती है, सालों तक मैं बस यही चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप से बदला लूँ और आज उनसे बदला लेके भी मुझे शांति नहीं मिलती। उस आदमी को अपूर्वा की ये कहानी सुन के बहुत बुरा लगता है। वो अपूर्वा की तरफ ऐसे देखने लगता है जैसे उसने किसी बच्ची को देख लिया हो। वो अपूर्वा की तरफ देख ही रहा होता है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और एक और सवाल पूछता है, तेरे भाई का क्या हुआ? वो क्यों नहीं अपने पिता की लाश को लेने आया? और वो क्यों नहीं कभी तेरी मदद करता था? क्या उसने कभी तुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी? अपूर्वा 2 मिनट के लिए चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है और कहती है, वो मेरी क्या मदद करेगा, वो तो अपने बाप पे गया था। बूढ़ा आदमी अपूर्वा की बात को नहीं समझ पाता। अपूर्वा अपना सर नीचे कर लेती है, कुछ देर तक चुप रहती है और फिर बताने लगती है। वो कहती है, आया था कुछ दिनों पहले मेरा भाई मुझसे पैसे मांगने, कह रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी सच्चाई सबको बता देगा। वो सबको बता देगा कि मैंने सालों पहले क्या करा था। जब मैंने उसे पैसे देने से इनकार करा तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गया। अपने बाप पे ही तो गया था, मेरे कपड़े खींचने लगा, मुझे मेरे घर में धक्का देने लगा, लिटाने लगा। अपने बाप की तरह उसने भी मुझे लाश समझ लिया, मेरा फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसके बाप की तरह मैंने उसे भी मार दिया और आज उसकी लाश को भी यहीं लाई हूं। दोनों बाप बेटे यहीं सड़ेंगे इकट्ठे। ये बात बोलते ही जब अपूर्वा ने अपना सर ऊपर करा और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने के लिए सर मोड़ा तो वहां कोई नहीं था। अपूर्वा अकेली थी। वो धीरे से उठती है, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ती है और गाड़ी की तरफ चलने लगती है। गाड़ी में वरुण नहीं होता, बस गाड़ी के पीछे लेटी हुई उसके भाई की लाश होती है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, अपने भाई की लाश के हाथ घसीटती है और उसे घसीटते घसीटते वहीं उस सर्कुलर पिट के पास ले आती है और फिर उसे लात मार के नीचे गिरा देती है। जब अपूर्वा अपने बगल में देखती है तो वरुण वहीं खड़ा होता है। वो कुछ बोल नहीं रहा होता, बस अपूर्वा की तरफ देखता है और फिर उस लाश की तरफ देखता है। अपूर्वा पीछे मुड़ के वहां से जाने लगती है, मगर वरुण वहीं खड़ा रहता है। अपूर्वा गाड़ी में बैठ जाती है, पर गाड़ी में पहले से ही वरुण मौजूद था। वो अपूर्वा की तरफ मुड़ता है और कहता है, सालों पहले तूने मुझे मारा, सबको बताया मैं तेरे साथ गलत करता था, झूठ बोला, अपने ही बाप के ऊपर इतना बड़ा और घिनौना अपराध लगाया, मुझे चाकू से छन्नी छन्नी करके मार दिया। अपनी माँ के मरने के बाद सिर्फ जमीन के लालच में तूने पूरा परिवार तोड़ दिया। मुझे मारने के बाद मुझे यहाँ ले आई, मेरी लाश को यहीं गिद्धों का खाना बना दिया और फिर आज उसी लालच में अपने भाई को भी मार दिया, उसको भी यहीं ले आई। मौत के बाद भी जब मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मुझे तूने वरुण बना दिया, अपने दुख सुख का साथी। लोगों को बताने लगी कि तेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, झूठ बोलने लगी, अपने गिल्ट को कम करना चाहती थी। पर अब जब अपने भाई को मारा है और अब वो भी तुझे दिखेगा
मेरी तरह वो भी तेरे साथ साए की तरह चलेगा, तब क्या करेगी? अब इसे क्या बनाएगी? अपना बॉयफ्रेंड या अपना दोस्त या अपना दुश्मन? अपूर्वा कुछ नहीं कहती, मुस्कुराती है और रेयर व्यू मिरर की तरफ देखती है। अब तक जहां उसके भाई की लाश पड़ी थी, अब वो सीट खाली होती है, मगर फिर भी अपूर्वा को अपना भाई दिख रहा होता है। अपूर्वा की तरफ घूरते हुए अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसका भाई भी उसी गाड़ी में मौजूद होता है। अपूर्वा मुस्कुराती है, गाड़ी मोड़ती है और वहां से चली जाती है। उस गाड़ी में अपूर्वा के अलावा कोई नहीं होता, पर अगर आप अपूर्वा की नज़र से देखो तो उसका मरा हुआ बाप और भाई दोनों उसी गाड़ी में होते हैं। अपने दुख को कम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने डर को कम करने के लिए, जब अपूर्वा को अपने पापा की आत्मा दिखने लगी, वो साए की तरह उसका पीछा करने लगी, तो उसने सबको बताना चालू कर दिया कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, कि उसने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया, वो लाइफ में कितना खुश है, उसके पास सब कुछ है, पैसा, जायदाद, सब कुछ। झूठ बोलते बोलते शायद अपूर्वा खुद अपने झूठों पे यकीन करने लग गई थी और भूल गई थी कि वरुण उसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं। वरुण तो उसके पिता थे, वही पिता जिसे झूठे आरोप में फंसा के उसने मार दिया। और वो भाई, वो उस दिन उसके घर पे उससे मिलने आया था, अपूर्वा के बुलाने के बाद ही आया था। वो तो बेचारा बस वॉशरूम गया था, तभी अपूर्वा ने एक डंडे से पहले उसके सर पे मारा और फिर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। अगर आपको अपूर्वा की ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जो कहते हैं उन्हें डर नहीं लगता। इसे लाइक भी करें और अपना सपोर्ट भी दिखाएं, सो दैट हम ऐसी और वीडियोस लाते रहें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जाके वो सारे सवाल पूछ सकते हो, और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि आप अगली कहानी किस चीज़ के बारे में सुनना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।